मंच अपने इस कमला नेहरू महाविद्यालय कोरबा के अपने इस कार्यक्रम में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि और श्रीमान दिनेश कुमार नाग जी, अपने जिला पंचायत के सम्मानीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अपने इस महाविद्यालय के सम्मानीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर प्रशांत बोपापुरकर जी, अपने सम्मानीय श्री हेमंत माहुलीकर जी, अपने इस पुण्य श्लोक
लोक माता महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के त्रिशताब्दीय जयंती वर्ष समारोह समिति के अपने इस कोरबा जिला के सम्माननीय और अध्यक्ष महोदय अक्षता पुंडलिक जी, आज के इस कार्यक्रम के और हम सबको अपने इस महान विभूति के जीवन वृत्त को हम सबके बीच रखने के लिए और वक्ता की दृष्टि से ऐसे अपना समय दिए ऐसे श्रीमती डॉक्टर नीति तिवारी जी, सम्माननीय श्री YN तिवारी जी, गोविंद माधव उपाध्याय जी, उपस्थित प्राध्यापकगण, अपने इस महाविद्यालय के स्टाफ के बंधु भगिनी तथा विद्यार्थी भाइयों और बहनों, अपने और हम सबको जीवन का दर्शन देने के लिए जिन्होंने ऐसे साहित्यों का रचना किया अथवा शोध के रूप में हमारे सामने में आज तक के और इस ऐतिहासिक काल से लेकर के और आज के इस आधुनिक युग तक, और जिन्होंने भी इस प्रकार की रचना हमारे सामने रखी, और उन सब का एक जो अभिमत है कि यह जो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है, तो कहा कि सुख की प्राप्ति यह इसका एक प्रमुख लक्ष्य है। तो सुख कैसे प्राप्त होगा, तो उसके लिए कहा कि ये जो मनुष्य का जो स्वभाव होना चाहिए, उस स्वभाव के अनुसार उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका कर्तव्य होना चाहिए, और उसी के अनुरूप जो इस मापदंड पर मानव पर जो और उपस्थित होते हैं, और उसे हमने आदर्श के रूप में अपने जीवन में रखा, और इसीलिए हमने उसे एक आदर्श व्यक्ति, तो किसी ने उसे अपने ईश्वर का स्वरूप इस रूप में भी रख करके और उसको अपना सारा जीवन और उसके अनुरूप बनने का प्रयत्न किया। एक महाभारत की अपनी एक कथा आती है, उसमें एक एकलव्य नाम का एक धनुर्धर था, बालक था, और हमारे ही जैसे ऐसे युवा के रूप में और उस समय उसका जीवन था। उस जैसे हर किसी के जीवन में एक लक्ष्य रहता है, मुझे आगे क्या बनना है, मुझे आगे क्या करना है, ये जो एक प्रकार की जो भाव रहता है, और उस भाव को अभिव्यक्त करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्न करता है, और उसके लिए उसे एक आदर्श महापुरुष की आवश्यकता रहती है, ठीक प्रकार से उसको उस दिशा में आगे बढ़ा सके, ऐसे एक और व्यक्तित्व की भी आवश्यकता रहती है। और तब उसे ध्यान में आता है कि इस दुनिया में यदि जैसा मैं बनना चाहता हूँ वैसा यदि कोई शाश्वत रूप में है तो वह है द्रोणाचार्य जी, और द्रोणाचार्य जी जैसा मैं बनना चाहता हूँ, श्रेष्ठ धनुर्धर जिसके राजयोगिनी जयतु अहिल्या माता, युगों युगों तक अमर रहेगी यश कीर्ति की गाथा, जयतु अहिल्या माता। तो ये विचार को लेकर हम यहाँ से प्रस्थान करें और पढ़ें, और जो प्रतियोगिता होने वाली है उनमें भागीदारी निभाएं। शताब्दी जयंती समारोह के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मुख्य वक्ता माननीय
जी श्री रामविलास पाल जी और वक्ता के रूप में उपस्थित डॉक्टर निधि तिवारी जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर प्रशांत गोपापुरकर जी, प्राचार्य महाविद्यालय, साथ ही मंचस्थ अतिथिगण और सभी छात्र छात्राएं। ये वास्तव में जो ये अवसर है ये जानने का है कि हमारे देश में कुछ विभूतियाँ ऐसी थी जिनका इतिहास में वैसा उल्लेख मिलता नहीं है इतिहास की किताबों में। हम लोगों ने भी मतलब जो इतिहास पढ़ा है, निश्चित रूप से देश के ऐसे कई विभूतियाँ हैं जिनके बारे में उतना वर्णन नहीं मिलता, जिनको हमें जानना चाहिए। और इसी को देखते हुए एक जो अभी कार्यक्रम चल रहा है या फिर एक बोल सकते हैं कि अभियान चल रहा है कि हम अपने देश के लिए जो अपना योगदान दिए हैं, देश के लिए बलिदान दिए हैं और देश के लिए जो अपना सेवा की है उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने, और ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है या फिर जो वर्तमान पीढ़ी है वो उसको आत्मसात कर सके और देश के लिए अपना योगदान दे सके, समाज के लिए योगदान दे सके। चूँकि हम लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में बात कर रहे हैं, विस्तृत विवरण हमारे पूर्व वक्ता ने काफ़ी कुछ बता दिया है और मेरे ख्याल से उनका पूरा इतिहास आप सभी के समक्ष में रखा है। लेकिन मैं केवल मुख्य बातों को कहूँगा कि अहिल्या, देखिए पूरे देश में महिला साम्राज्य की बात करें, पूरे देश में मतलब 4-5 से ज़्यादा हमको सुनने में आता नहीं है कि महिला कोई साम्राज्य रही होगी। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर यदि आज तक के इतिहास की बात करें, गिन के 5-10 का ही नाम आए। और इसमें यदि हम बात करें, रानी दुर्गावती का एक नाम आता है, रजिया बेगम जी का नाम आता है, अहिल्याबाई होलकर का नाम आता है, प्रधानमंत्री में भी तो इंदिरा गांधी जी हैं, और मुश्किल से मैं गिन के 5 नाम लिया। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम रहा है, इसको तो स्वीकारना पड़ेगा। लेकिन जब मौका मिलता है वो ऐसा काम कर जाती हैं और देश के लिए, समाज के लिए जो कर जाती हैं वो कहीं ना कहीं सबके लिए प्रेरणादायी होता है। तो अहिल्या बाई होलकर जी ने भी ऐसा ही कुछ किया है। और मालवा क्षेत्र में होलकर साम्राज्य है, होलकर साम्राज्य रहा है, वहाँ पर ये महारानी थी। उनके पति जो है खांडेराव, उनके निधन के पश्चात ये महारानी बनी और इन्होंने पूरा बागडोर संभाला। इतना आसान नहीं रहा होगा क्योंकि 18वीं शताब्दी में जो स्थितियां थी, सामाजिक परिस्थितियां थी, मुगल साम्राज्य था पूरे देश के बहुत से हिस्सों में, और उसके बीच में मालवा साम्राज्य, तो वहाँ इतना आसान नहीं रहा होगा साम्राज्य को चलाना, वो भी महिला शासिका। फिर भी उन्होंने जिस तरीके से अपने साम्राज्य में काम किया, अपने क्षेत्र के लिए काम किया, हर क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया, चाहे वो मंदिर बनवाने का काम हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में काम का हो, या फिर स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में काम उन्होंने किया। बहुत से कुओं का निर्माण किया ताकि उनके जो है राज्य में कोई प्यासे ना हो। बहुत से कृषि क्षेत्र में, जैसे बता रहे थे पूर्व वक्ता जी, कि कपास की खेती जो है धान के साथ उन्होंने या गेहूं के साथ लगाना प्रारंभ करवाया। तो निश्चित रूप से ऐसे ऐसे काम किए जो कोई सोच नहीं सकता था उस समय में, आज से 300 साल पहले। और उसके कारण से ही मालवा क्षेत्र जो है वो बहुत ही मध्य प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र में से जो उभर कर आया। और आज भी यदि आप देखेंगे ना, मध्य प्रदेश में, पहले तो छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था, सबसे विकसित कोई क्षेत्र है तो मालवा क्षेत्र, क्योंकि 300 साल पहले इसका किसी ने बीज बोया था, वो अहिल्याबाई होलकर जी हैं, और उन्हीं के योगदान से वहाँ पर विकास जो है देखने को मिला, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। आज इंदौर जो शहर है, जो देश की सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, सुना है आप लोगों ने इंदौर के बारे में? देश का सबसे स्वच्छ शहर क्यों है भाई? क्योंकि वहाँ पर एक परंपरा वहाँ की महारानी ने बनाया होगा, लोगों को इस प्रकार से उन्होंने, नागरिकों में एक जो भाव है, कर्तव्य बोध है, वो उन्होंने डाला। ये कर्तव्य बोध नागरिक तभी वो करता है जब
उस शासिका जब उस टाइप से काम करती है या फिर साम्राज्य जो राजा है उस प्रकार से काम करते हैं, तो निश्चित रूप से नागरिक भी उसको अडॉप्ट करते हैं और जनता उसका पालन करती है। तो आज इंदौर एक सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, मालवा क्षेत्र उस क्षेत्र का सबसे विकसित क्षेत्र माना जाता है। कहीं ना कहीं ये लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का योगदान है और उनको नमन करना चाहिए हम सभी को। मैं बस आप लोग से यही अनुरोध करूंगा कि उनके जीवन से प्रेरणा लें, समाज के लिए, देश के लिए उन्होंने जिस प्रकार से काम किया, एक सबसे बड़ा जो योगदान है उनको, बहुत से धार्मिक कार्य तो उन्होंने किए ही, समाज सेवा के भी कार्य किए। एक साम्राज्ञी के रूप में उन्होंने जो है न्याय प्रिय शासिका थी। न्याय मतलब जहाँ पर किसी भी प्रकार का अन्याय होता था तो उसके विरुद्ध में कठोर निर्णय करती थी, दंडित करती थी। न्याय प्रिय शासिका होने के कारण से बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई और बाद में उनको जो है देवी के रूप में मतलब पूजा गया। उनके मालवा क्षेत्र में लोग उनको भगवान की तरह मानते थे, तो इसीलिए उन्हें सिर्फ लोक माता क्यों कहा जाता है, इसी कारण से सभी को ख्याल रखती थी, किसी के ऊपर अन्याय होने नहीं देती थी, शोषण करने किसी को देती नहीं थी। ये सब के कारण से उन्हें लोक माता का दर्जा मिला है और देवी का दर्जा मिला है। और पूरे मालवा में, मध्य प्रदेश में आज भी उनकी पूजा करते हैं और निश्चित रूप से पूरे देश में एक अभियान जो चल रहा है अहिल्याबाई होलकर के बारे में पूरे देशवासी जाने और उनके योगदान को जाने और उनके सम्मानित मंच, उपस्थित शिक्षक और सहायक प्राध्यापक और विद्यार्थी, मैं एक आह्वान जरूर करूँगा क्योंकि 3 वक्ताओं से आपने अहिल्याबाई के पूरे जीवन का एक विस्तृत परिचय प्राप्त कर लिया है। वैसे भी हमारे पास सोशल मीडिया के रूप में गूगल एक ऐसा भाग है जिसमें सारी जानकारियाँ होती हैं और भी उनके जीवन परिचय के बारे में आप ज्ञान कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में एक सूचना आपको मिली थी कि 2-3 स्तर पर ये कार्यक्रम जिला समिति की ओर से हो रहे हैं। उसमें ये पहला स्तर है व्याख्यान, यानी हम वर्ष भर जो करने वाले हैं, आगे जो बचा हुआ वर्ष है 31 मई 2025 तक जो विभिन्न कार्यक्रम अब होने वाले हैं, उसमें से पहला कि भाई हम उनका जीवन परिचय प्राप्त करेंगे, तो आज आपके सामने हुआ। आपके मन में उत्सुकता होगी तो आप गूगल सर्च करेंगे कि भैया अहिल्याबाई है कौन, इतनी सारी चीज़ें 3 लोगों ने बताई हैं। आगे के समय में समिति की ओर से कुछ आह्वान, कुछ प्रतियोगिताएं और कुछ कार्यक्रम, चाहे वो प्रतियोगिता के स्तर पर हो या आयोजन के स्तर पर हो, आपके समक्ष आएंगे आदरणीय तिवारी जी के माध्यम से। तो वो कुछ चित्रकला प्रतियोगिता हो सकती है, कुछ रंगोली प्रतियोगिता हो सकती है और कुछ क्विज इस टाइप की प्रतियोगिता हो सकती है। तो मैं केवल एक आह्वान करूंगा, बाकी सबने ये कहा ही है कि किसी भी महापुरुष की जयंतियाँ, शताब्दियाँ, ऐसे वर्ष हम मनाते हैं तो उसमें उस महापुरुष का कोई एक गुण यदि हम आत्मसात कर लें। अब ये महापुरुष 300 वर्ष पूर्व के, उस समय की स्थितियाँ अलग है, अभी की स्थिति परिस्थिति अलग है, परंतु गुण में कोई अंतर नहीं आता है। तो एक गुण भी यदि हम आत्मसात करते हैं, महिला है तो हम पुरुष कोई उसमें से गुण नहीं ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। या किसी पुरुष महापुरुष के बारे में हम बात करते हैं तो कोई महिला उसमें से कोई गुण नहीं ले सकती, ऐसा भी नहीं। तो एक गुण का हम आत्मसात करें, उस गुण को लेकर चले अपने जीवन में, तो हम अपने जीवन को साकार कर सकते हैं। और आह्वान है कि आने वाली जो प्रतियोगिताएं होंगी उसमें समिति की ओर से आपको सूचनाएं मिलेंगी। वो प्रतियोगिता महाविद्यालय स्तर पर है, फिर इनमें से जो चयनित होंगे वो जिले स्तर पर जाएंगे, ऐसा समिति ने तय किया हुआ है। तो आप सभी उस प्रतियोगिता में भाग लेकर और अपने मन की जो अहिल्या है, आपके मन में जो अहिल्या बसी है, उसका चित्रकार लोग चित्रकला बनाए, रंगोली वाले रंगोली बनाए, क्विज वाले अपने भाषण के अपने आधार की जानकारी के आधार पर उसमें भाग ले। ये आह्वान करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार। होलकर जी याद आती है क्योंकि आज जो इंदौर शहर है वो अहिल्याबाई होलकर जी की ही देन है। उन्होंने वहां पर
जितने अपने योगदान दिए हैं, जितना बताऊंगी वो कम है। और वो बचपन से ही बहुत होनहार, बहुत सरल स्वभाव की बालिका रही और उनकी अहिल्या से देवी तक का सफर, देवी से लोक माता तक का सफर, लोक माता से पुण्य श्लोक तक का सफर उन्होंने 30 वर्षों में ये अपना अर्जित नाम किया है। आज हम उनके सामने लोक माता पुण्य श्लोक बोलकर बुलाते हैं, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उन्होंने इतने लोक कल्याणकारी कार्य किए, जनता प्रजा के लिए इतने काम किए, उनको कभी हर एक दुख, हर एक अभाव से मुक्त रखा। इसलिए उन्हें आज लोक माता पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर जी कहकर पुकारते हैं। पुण्य श्लोक का ही मतलब होता है महान चरित्र वाला, जो उनमें ये था, इसलिए आज हम उन्हें पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी बोलते हैं। ऐसी कई वीरांगना महिला के नाम सुने होंगे आप लोग, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, उनमें से एक महिला अहिल्याबाई होलकर जी भी हैं। ऐसी महान वीरांगना का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के चौंडी नामक गांव में हुआ था। वो बालिका बचपन से ही बहुत होनहार रही, बहुत सरल स्वभाव, परोपकारी, दयालु और बहुत धार्मिक रही। उनके माता पिता की मैं उस समय की बात कर रही हूँ, 17वीं शताब्दी की, जिस समय स्त्रियों को घर से निकलने नहीं देते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें शिक्षा घर पर ही दिया। और 1733 में उनका विवाह मालवा प्रांत के मल्हार राव के पुत्र खांडे राव के साथ हुआ। इसकी भी एक कहानी है, प्रसंग है, जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। एक बार मल्हार राव जी दक्षिण भारत की ओर एक युद्ध में जा रहे थे और वो सोचे रास्ते में विश्राम करने के लिए, तो वो चौंडी नामक गांव में विश्राम के लिए रुके और वहां पर 8 वर्षीय बालिका को जब उन्होंने देखा, मंदिर के बाहर गरीबों को पंक्तिबद्ध तरीके से भोजन वितरण करते हुए जब उन्होंने देखा, तो अपने मन में ही उन्होंने सोच लिया कि मैं इसे पुत्रवधू बनाऊंगा। तो एक 8 वर्षीय बालिका, एक साधारण बालिका, एक महारानी बनी और 8 वर्ष में जो शादी उस समय होती थी, उस टाइम गौना का प्रचलन था, लड़कियों की विदाई नहीं की जाती थी। 8 वर्ष के बाद, लगभग 4 साल के बाद उनका गौना हुआ। वो ससुराल आई देवी अहिल्याबाई होलकर बनकर, और अपने माता पिता के दिए संस्कारों की वजह से वो सभी का मन जीत ली। सभी उनसे बहुत खुश रहते थे, सबका कहा सुनती थी, मतलब, और वो इतनी शिव भक्त थी बचपन से ही कि बिना पूजा किए पानी की एक बूंद भी वो बिना पूजा किए नहीं लेती थी। पहले शिवलिंग की पूजा करती थी, वो इतनी शिव भक्त थी, उसके बाद ही वो पानी पीती और उसके बाद ही अपना जो भी उनका दिनचर्या स्टार्ट शुरू होता था, उसके बाद ही वो किया करती थी। अब जब वो आई इंदौर, कुछ साल तो बहुत अच्छा चलता रहा। फिर कुछ समय के बाद उनको एक पुत्र और एक पुत्री हुई। समय चलता गया और कुछ साल के बाद उनके पति कुंभेर के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। विधाता को कुछ और ही मंजूर था, उनमें दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। और उस टाइम सती प्रथा बहुत प्रचलन में था। अगर किसी के पति की मृत्यु होती थी तो उस महिला को सती होना पड़ता था, लेकिन उन्होंने, उनके पिता समान ससुर ने, मल्हार राव ने उन्हें सती होने से बचाया। और जब वो सती होने जाती हैं तो उन्हें बोलते हैं कि बेटी, मैं एक बेटा तो खो चुका हूं, मैं तुमको बेटी मानता हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम
राजकाज संभालो और प्रजा की रक्षा करो। उसके बाद अहिल्या जी सोचती हैं और सती फिर वो नहीं रहती है। फिर उसके बाद मल्हारराव जी उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में हो, युद्ध के क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, उन्होंने उनको सब कुछ सिखाया। फिर कुछ सालों के बाद उनके पिता समान ससुर की भी निधन हुई, वीर गति को प्राप्त हुए। वो काफी टूट गई थी अंदर से, उनमें दुखों का पहाड़ आता ही रहा। कुछ साल में उनके बेटे की भी मृत्यु हुई और पूरी तरीके से वो अंदर से टूट चुकी थी। लेकिन उनमें जो साहस था वो आज हमें सीखनी चाहिए उनसे। आज हम छोटी सी भी विपत्ति में बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। कई ऐसे भी हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन वर्ड भी है कि हम डिप्रेशन में चले गए, हमारे साथ ऐसा हुआ। लेकिन उनके साथ हमेशा ये होते रहा, पहले पति की मृत्यु, फिर ससुर की मृत्यु, फिर बेटे की मृत्यु। अब आप सोचिए कि वो अपने आप को कैसे संभाली होंगी। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से अपने को संभाला। वो इतनी साहसी थी कि अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला और मालवा प्रांत की कमान को उन्होंने बहुत अच्छे से ही संभाला। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लोक कल्याण कार्य किए, सामाजिक कार्य हो, चाहे वो धार्मिक के। छत्तीसगढ़ राज्य में भी हो रहा है और देश में भी हो रहा है। अब किसी व्यक्ति का अगर हम 300वां जन्म दिवस मना रहे हैं, वर्ष मना रहे हैं, माफ कीजिएगा, 300वां जन्म शताब्दी वर्ष अगर हम मना रहे हैं, तो वो व्यक्ति कितना महान होगा, उसका व्यक्तित्व कितना महान होगा, ये आप खुद भी सोच सकते हैं। इसीलिए हमारी एक प्रयास है, छोटा सा प्रयास बोल सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम युवाओं को उनसे जोड़ सकें, हम समाज को उससे जोड़ सकें। इसलिए हम अलग अलग स्तरों पर अलग अलग प्रतियोगिताएं भी करवा रहे हैं। सामाजिक स्तरों पर लोगों से भेंट करके वहाँ पे भी कार्यक्रम करवा रहे हैं। आप सब यहाँ पे हैं, उपस्थित हैं, और अभी आप लोगों ने व्याख्यानमाला के अंतर्गत उनके बारे में इतनी सारी चीज़ें पता की हैं, जानकारी आप लोगों को मिली है। तो जैसे मामलिका जी ने अभी आपको बताया कि महाविद्यालय स्तर पर कार्यक्रम प्रतियोगिताएं होने वाली है, तो आप सबसे निवेदन होगा कि आप लोग बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें, ताकि इसके माध्यम से आप और उनके बारे में सर्च करते जाएंगे गूगल के माध्यम से, तो आपको उनके बारे में और भी कई ऐसी बातें पता चलेंगी जो अभी यहाँ पर मंच से आपको बताई नहीं गई है। जितना आप उनके बारे में पढ़ते जाएंगे, कई ऐसी बातें हैं जो अभी तक बाहर आई नहीं है, जो एक्चुअली में बाहर आना चाहिए। एक प्रतियोगिता है, उसमें रील की प्रतियोगिता, फेसबुक इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, आप लोग भी बनाते, हमने दिया है अहिल्या बाई, 1 मिनट का है वो। तो कोशिश कीजिएगा जब आप रील बनाते हैं तो एक अहिल्या बाई होलकर जी के विषय पर भी एक रील तैयार करें। ये प्रतियोगिता कॉलेज हम आगे सूचित करेंगे, महाविद्यालय स्तर पर है पहले, फिर जिला स्तर पर भी होने वाली है। तो आप ये रील्स बनाकर हमारे साथ शेयर कीजिए। आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इसे शेयर कर सकते हैं। तो इससे होगा जो लोग इनके बारे में जानते नहीं हैं, जो इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, वो आपके थ्रू भी, आपसे भी जानना चाहेंगे और आपके थ्रू भी वो उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो बस मेरा यही आग्रह है आप लोगों से, आने वाली प्रतियोगिताओं में आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिएगा और हमारा ये उद्देश्य सफल करने में हमारी मदद कीजिएगा। धन्यवाद। जिला समिति एवं महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर आयोजित हुआ। आज मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि मेरे महाविद्यालय के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं होंगे जिन्होंने पहली बार ये नाम तो सुना होगा, लेकिन त्रिशताब्दी वर्ष का आयोजन हो रहा है, पूरे साल भर इस चीज की जानकारी नहीं रही होगी। तो ये आपके एक समाज दिखाने के लिए भी बहुत बड़ी बात है। अच्छे वक्ता हमारे बीच में उपस्थित थे, उन्होंने उनकी पूरी जीवन पर प्रकाश डाला। आप लोग यदि इस चीज को बहुत अच्छे से यदि रिसर्च करेंगे, देखेंगे, तो आप पाएंगे कि देवी अहिल्याबाई एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी उन्होंने पूरा निर्धारण किया, एक अच्छा एग्रीकल्चर मैनेजमेंट का भी उन्होंने बहुत अच्छा निर्धारण किया। अपने समय काल में उन्होंने एजुकेशनल मैनेजमेंट का भी बड़ा अच्छा निर्धारण किया। तो एक संपूर्ण गुण था उनमें। तो इतनी सारी जानकारी मेरे महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को आज हमारे प्रमुख वक्ताओं ने यहाँ पर उपस्थित होकर दिया। तो मेरा ये हक बनता है कि
मैं अपने जो आज हम महाविद्यालय में हमारे बीच में वक्ता के रूप में उपस्थित हुए मुख्य वक्ता के रूप में भैया रामविलास पाल जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने सालगर्भित उद्बोधन में मेरे महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को और हम सभी को उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने हमारे बीच में उपस्थित की। मैं डॉक्टर नीति तिवारी जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के बीच में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम के आयोजन में उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई। संयोजिका अपना कार्य कर रही है, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जान रहा हूँ कि वो पिछले मई के माह से लेकर वो प्रत्येक पूरे जिला में वो कोशिश कर रही हैं कि त्रिशताब्दी वर्ष का ये जो कार्यक्रम है इसको जन जन तक पहुंचाया जाए, छात्र छात्रों तक पहुंचाया जाए, ताकि विद्यार्थी हमारे यहाँ के जो समाज में जो युवा हैं वो अपने जीवन में कुछ सीखे उनसे और उनके जैसा बने। जिस बात को इस मंच से लोगों ने आह्वान किया, हमारे वक्ताओं ने अनुवाद किया। आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे माननीय श्री दिनेश कुमार नाग जी, उन्होंने इस महाविद्यालय की आज सुबह बढ़ाई, हमारे बीच में उपस्थित हुए। मैं इस मंच से उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूंगा। भैया मोहलीकर जी को मैं विशेष रूप से जानता हूँ कि पूरे कोरबा जिले में यदि कोई भी सामाजिक कार्यक्रम चल रहा है तो मान के चलिए कि उनकी उपस्थिति वहां पर निश्चित ही है। तो भैया मोहलीकर जी हमारे बीच में उपस्थित हुए, मैं इस मंच से उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूंगा। प्राचार्य महोदय और पूरे बीएड डिपार्टमेंट और बीएड विद्यार्थी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी ने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई, इसके लिए विशेष आभार। भविष्य के ऐसे कार्यक्रमों में सबका ऐसा सहयोग मिलता रहेगा, ऐसी अपेक्षा मैं आप सभी से करता हूँ। धन्यवाद। एक बार और बोलेंगे, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।